Welcome to the Department of Political Science. I'm going to start today the theory of democracy. Before discussing theory of democracy, I would like to put some facts about the evolution, or better to say historical evolution of democracy. आज मैं आपको लोकतंत्र का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बताने से पहले मैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, लोकतंत्र का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ऐतिहासिक और क्रमिक विकास के बारे में मैंने बताया था। तो क्रमिक विकास में मैंने 3 फेजेज की चर्चा किया था: एंशिएंट फेज, मेडिवल और मिडिल एज, और थर्ड मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में जब मैं बताया था तो मैग्ना कार्टा के बाद, जो कि 1215 में उसको पब्लिश किया गया था, घोषित किया गया था, उसके बाद इंग्लैंड के राजा की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती चली गई और 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक लोकतंत्र का जो आधुनिक रूप है वो पिक्चर में आ चुका था। लेकिन तब तक भी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था वोटर्स का, वो मात्र 3% लोग ही अपने प्रतिनिधियों को, जैसा कि इंग्लैंड में अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मात्र 3% लोगों के भागीदारी के द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में पहुंचते थे। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी कहने का मतलब ये है कि इस दौरान इससे क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल आया, एक ऐसी स्थिति आई कि ये जो 3% सिटीजन और 3% व्यक्ति जो वोट देके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को संसद में भेजते थे, वो बढ़कर सीधे 100% हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि शुरू में सभी जितने भी मेल थे उनको इंक्लूड किया गया, फिर फीमेल को इंक्लूड किया गया, फिर सभी जो जो एलिजिबल वोटर थे एज के हिसाब से सबको उसमें इंक्लूड कर दिया गया, चाहे वो टैक्स देने लायक हो या ना हो। तो ये जो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये जो वोटर्स का जो 3% से लेकर 100% में कन्वर्ट होने का एक मतलब वेव था, एक घटना था। 3 तरह की वेव्स हैं: फर्स्ट वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड थर्ड वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं आप स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ, आप इन तीनों वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में गूगल पे सर्च करें और लिखें और समझें कि कैसे ये जो वोटर्स के परसेंटेज उसको कैसे बढ़ाया। जैसा कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक भी यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज कहने का तात्पर्य है कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब जाके भारत के सभी नागरिकों को जो 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर शुरू में थे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार जो लोकतंत्र में जो हम बोलते हैं लोगों का शासन, सभी लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मतलब डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका रियल मीनिंग तभी होगा जब सभी वोटर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आप मॉडर्न फेज में जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर वोटर्स की पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी होगा नहीं। जैसा कि मैकफर्सन ने बोला कि एंशिएंट पीरियड में जो एंशिएंट ग्रीक थे, जो प्राचीन यूनान वाला जो क्षेत्र था जहाँ डेमोक्रेसी की बात की जाती थी, वो सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में द डेमोक्रेसी लिमिटेड सेंस में ही लोकतंत्र था। बाकी जो एक्सक्लूडेड स्लेव्स थे, एलियंस थे, महिलाएं थे, उनको तो काउंट ही नहीं किया गया। लेकिन जो मॉडर्न फेज में यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक मताधिकार आने से सबकी भागीदारी होने लगी वोटिंग के द्वारा, तो ये सही सेंस में वोटिंग के द्वारा एक दिखता है कि ये मतलब एक डेमोक्रेसी का सही रूप है। अब हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है, दैट इज थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सिद्धांत। अगर लोकतंत्र के सिद्धांतों को हम देखें तो लोकतंत्र के सिद्धांतों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट इज व्हाट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी,
एंड द सेकंड इज कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत और लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत। तो जैसे ही बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, so there are number of scholars who propose this theory, or better to say he has propounded about the classical theory of democracy. Among them the important are John Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill. So you can find the theory related to democracy, or better to say the classical theory related to democracy, and the important works of John Locke, that is Two Treatises of Government, Montesquieu, The Spirit of Laws, Rousseau's work, that is The Social Contract, and the Adam Smith work, The Wealth of Nations, and the most important, that is the John Stuart Mill on liberty and consideration on representative government. So these scholars given broad idea, broad proposition, broad theory about the democracy. इस प्रकार अगर हम लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, तो इस सिद्धांत के समर्थकों में महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एडम स्मिथ, अलेक्सिस डी टॉकविल, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखी जा सकती है, जैसा कि जॉन लॉक की जो रचना है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज, रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशंस एंड अलेक्सिस डी टॉकविल का डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, जिसमें लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था that when I said about the historical evolution of democracy, then I have said three important revolutions. Now, those were what? Renaissance, Reformation, and the third one is Enlightenment Revolution. Means तीन जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जो लोकतंत्र के क्रमिक विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाया था, वो था पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन आंदोलन। तो उसी प्रकार जब हम थ्योरी की बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें भी तीन महत्वपूर्ण ऐसे रिवॉल्यूशंस हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट? द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, and the second the American War of Independence 1766, and the third one, that is the French Revolution of 1789. Means these three theories had established liberalism in the West. Where the first one, that is the Glorious Revolution of 1688, took place in England, and obviously the American War of Independence nowhere else than what we can say the United States of America today, and the third one, that is the French Revolution, is France. But you have to understand what is West here. When I say West, it comprises number of countries, especially the European countries. In today's days, around 29 European countries and the United States of America and some few other developed countries were counted as the West. When I say West, means all these countries. क्लासिकल थ्योरी के जब हम बात करते हैं कैसे ये आया, कैसे इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ, तो मैंने बताया इसके पहले जब इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्योरी बताया, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया, तो उसमें मैंने तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों का चर्चा किया था। उसी प्रकार क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, उसको एस्टैब्लिश होने में तीन महत्वपूर्ण क्रांतियों का रोल है, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तीन जो क्रांतियां थी वो पश्चिम में
उदारवाद को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। अब बात करते हैं कि वेस्ट क्या है। जैसे वर्ड बोलते हैं वेस्ट, द वेस्ट, इसका मतलब कुछ देश है, जैसे यूरोपियन कंट्री, यूरोप के लगभग 29 देश, अमेरिका और कुछ और अन्य देश को मिला के हम एक शब्द बोलते हैं वेस्ट। जैसे एशियन, हम लोग के बारे में ईस्ट बोला जाता है कि इंडिया ईस्ट है, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं सब ईस्ट के पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार वेस्ट में जो लिबरलिज्म, उदारवाद, जो व्यक्ति सेंटर्ड है, मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअल के फ्रीडम में बिलीव करता है, इंडिविजुअल के सम फ्यू फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करता है, उसकी स्थापना इन तीनों क्रांतियों के आधार पे हुआ। मतलब इन तीनों क्रांतियों का बहुत बड़ा रोल रहा उदारवाद के स्थापना में। अब बात करते हैं उदारवाद है क्या। जैसे बात करते हैं उदारवाद का, लिबरलिज्म का, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया, उदारवाद एक विचारधारा है। वो ऐसी विचारधारा जिसमें मतलब व्यक्ति की स्वायत्तता का ध्यान रखा जाता है, जिसमें व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की बात की जाती है। मतलब इसका जो मेन विषय है, जो मेन थीम है, द सेंट्रल थीम जो है शास्त्रीय उदारवाद का और क्लासिकल लिबरलिज्म का, वो है क्या, व्यक्तिवाद के प्रति एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता। तो अब कहने का क्यों, कैसी प्रतिबद्धता, कि व्यक्ति सबसे ऊपर है, मतलब राज्य से ऊपर है। राज्य व्यक्ति के पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। राज्य का काम क्या है, सरकार चलाना, देश को चलाना, मतलब मिनिमल गवर्नमेंट है, कम से कम आप शासन करें, व्यक्ति के आंतरिक मामला में, इंटरनल मैटर्स में इंटर ना करें। तो यहाँ जो वर्ड है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब व्यक्तिवाद के चरम रूप, मतलब व्यक्ति को सबसे ऊपर रखना, सरकार ज्यादा व्यक्ति के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब सर ऐसा राष्ट्र राज्य, ऐसा राज्य जहां व्यक्तियों की स्वायत्तता और उसके अधिकार और स्वतंत्रता को ध्यान रखा जाता हो। तो ये जो विचारधारा वो है उदारवाद। लिबरलिज्म इज नथिंग बट such ideology which give due respect to the autonomy of individual and one's right and liberty. And the main focus of liberalism is the extreme form of individualism. Means they are never not ready to sacrifice individuality on any cost. Now, I will say, what do you mean by active participation of people in political process? Means राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों का सक्रिय भागीदारी से आप क्या समझते हैं? सक्रिय भागीदारी, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहें कि नहीं मुझे अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनना, मुझे अपने राज्य में एमएलए बनना है, अपने राज्य में एमपी बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे केंद्रीय मंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो इन पब्लिक ऑफिसेस में, और या तो आप बोलें वोट देने की बात करें, तो अगर इन सभी गतिविधियों में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं, तो इसी को हम बोलते हैं सक्रिय। मतलब कि आप जाएं और चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरें और इसमें कोई बाधा ना आए, या आप जाएं आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने, कोई बाधा ना आए, आप एमएलए बनने के लिए जाएं, कोई बाधा ना आए, मुखिया बनने के लिए जाएं, कोई बाधा ना आए। तो ऐसी प्रक्रिया में अगर कोई भाग लेता है बिना कोई बाधा का, तो इसको हम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल प्रोसेस बोलेंगे। मीन्स लोगों की सक्रिय भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया में। अब अगला वर्ड आप देख रहे हैं यूनिवर्सल सफरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, है ना। इसका मतलब ये है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि जिस तरह से लोकतंत्र का जो
इवोल्यूशन हुआ, क्रमिक विकास हुआ, तो आप एक ही चीज देख रहे थे कि शुरू से लेके 17वीं शताब्दी तक, जैसा कि मैकफर्सन ने बोला, वो कहने के लिए लोकतंत्र था, कहने के लिए लोकतंत्र था, जहां मात्र कुछ ही लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बना रहे थे और सरकार चला रहे थे। लेकिन सही मतलब में लोकतंत्र तभी होगा जब वहां मौजूद सभी लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लें। जैसे कि उनको कोई रोका नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आप महिला हैं इसलिए नहीं दे सकते हैं, आप गरीब हैं इसलिए नहीं दे सकते, आप मार्जिनलाइज सेक्शन से इसलिए नहीं दे सकते, आप गुलाम इसलिए नहीं दे सकते, आप किसी के नौकर हैं इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आप मुखिया बनने का मुखिया पद पे प्रत्याशी बनने का अधिकार नहीं, एमएलए एमपी बनने का अधिकार नहीं है। तो इन सभी चीजों को हटा के सबको वोट देने का अधिकार दे दिया जाना, वही है सार्वभौमिक मताधिकार। अब जैसे बताया, प्रतिनिधि सरकार का अस्तित्व मीन्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहने का मतलब है, आप जैसे जानते हैं, आप अपने जैसे अगर नवादा में रहते हैं तो नवादा में आप क्या करते होंगे, अपने एक सांसद को चुनते होंगे। आपके यहाँ का सांसद आई थिंक चंदन सिंह होंगे, हो सकते हैं चंदन सिंह ही है। तो आप उनको चुन के कहाँ भेजे, संसद में भेजे हैं। तो जब संसद में भेजे हैं तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हुए, आपके प्रतिनिधि हुए। तो इस तरह से बहुत सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को संसद दिल्ली में भेजे हैं, और जिस पार्टी के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा होंगे, बहुमत होंगे, वो सरकार बनाकर सरकार चलाएगी, जैसा कि बीजेपी कर रही। तो ये प्रतिनिधि सरकार का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और इससे अब अभी चंदन सिंह को या कोई और भी हो, इसके पहले गिरिराज सिंह थे, अगर गिरिराज सिंह के बाद 5 साल के बाद दूसरे प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव को आप चुन के वहां भेजे, मतलब समय समय पे ना क्या होता है, स्वतंत्र चुनाव होता है और आप उनको चुनते हैं। जैसा कि अब अगला बात है मौलिक अधिकार। जैसे बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के कारण आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो जो मौलिक अधिकार है एक नागरिक होने के नाते आपके पास, जिसमें बहुत सारे राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार, सूचना जानने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। तो ये सब चीजें होना चाहिए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मीन्स व्हाट, कि सुप्रीम कोर्ट है इस भारत का, उस पे न तो केंद्र सरकार न तो संसद अपने भावों को, अपने आदेशों को या अपने प्रक्रियाओं द्वारा उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो स्वतंत्र होगी। वो वहाँ भारत में मौजूद जो विधि व्यवस्था उसके हिसाब से स्वतंत्र रूप से निर्णय देने वाला। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ। अब कानून का शासन मीन्स भारतीय संविधान में जो कानून का विवरण है, व्हाट हैज बीन इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान में जिस चीज का वर्णन है वही सबसे ऊपर है। उसके ऊपर न भारत का राष्ट्रपति है न भारत का प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का जो मेन फैसिस है, मीन्स द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी insist on number of things. What are those things? First is what? The independence of judiciary, rule of law, universal suffrage, active participation of people in political process, existence of representative government, periodical and free elections, etc. इस प्रकार लोकतंत्र का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किन किन चीजों पे जोर देता है, किन किन बातों पे जोर देता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसका वो है क्या, सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज, एक्टिव पार्टिसिपेशन और पीपल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस और बेटर टू से पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी, मौलिक अधिकार होना समय समय पर और स्वतंत्र चुनाव होना, न्यायपालिका की स्वतंत्र, इन सभी चीजों पे ये जोर देती है। अब
जैसे आप जानते हैं कि एक मनुष्य का कैसे है, आपकी प्रकृति कैसी है, तो आप बहुत मृदुल हैं, बहुत शांत स्वभाव नहीं, आप तो बहुत झगड़ालू हैं, लड़ जाते हैं, एग्रेसिव है, यू आर वेरी मच एग्रेसिव, यू आर नॉट रेडी टू टॉलरेट एनीथिंग, आप किसी भी चीज को सहने के लिए तैयार नहीं। तो इस प्रकार मनुष्य की प्रकृति स्थिति है। उसी तरह शास्त्रीय लोकतंत्र, क्लासिकल डेमोक्रेसी की नेचर क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय कंसेंट, second public accountability, majority rule, fourth recognition of minority rights, and fifth constitutional government। तो अगर शास्त्रीय लोकतंत्र की प्रकृति देखा जाए तो आपने जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लेकिन अब बात आती है कि इनका मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब सहमति पे आधारित सरकार। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। अगर जनता चाहती है कि बिहार में दारू बंद हो, तो वो कैसे पता चला था? जब नीतीश कुमार क्या किए थे प्रीवियस इलेक्शन में, बोले थे कि अगर मेरी सरकार फिर से आएगी तो मैं दारू पे रोक लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं उनके सहमति के आधार पर सरकार शासन करती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, ये डेमोक्रेसी है। अब बात है जवाबदेही। जैसे आप सुनते होंगे कि अगर कोई भी घटना हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किन से पूछी जाती है? सरकार से पूछी जाती है। मीन्स अगर सरकारी कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी व्यवस्थाएं, अगर वहाँ कुछ भी होती है और सरकार पूरे राज्य पे राज कर रही है, तो अगर कोई भी गड़बड़ियां होंगी तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसी होगी? सरकार की। मीन्स गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट विच इज हैपनिंग in the state, in their region, in their jurisdiction. Means government is going to be give the answer to any mishappening in their area. And the third one, that is the majority rule. As I said earlier, that you have sent their representative from your Lok Sabha constituency to the parliament, and those party which is the party which is having the highest MP in लोक सभा इज गोइंग टू मेक ए गवर्नमेंट। मीन्स जिस पार्टी की लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एमपी होंगे, वही जाके सरकार बनाएगी। और इसी तरह बिहार विधानसभा में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा एमएलए होंगे वो सरकार बनाएंगे। मतलब बहुमत का शासन है। अब बात आती है बहुमत होता क्या है। जैसे 100 में बहुमत हो जाएगा 51, अगर 100 लोग में 51 लोग एक पार्टी के पास से रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उसके पास बहुमत है। उससे ज्यादा तो भी वो बहुमत ही है, बृहत बहुमत हो जाएगा। इस प्रकार बहुमत मतलब 100 में 51, मतलब 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, 50 + 1, मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार, यूपी, एमपी, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली पे लागू होता है, और साथ में भारतीय जो संसद वहां भी लागू होता है। अब बात आती है अल्पसंख्यकों की स्वीकरण। मीन्स व्हाट? जैसे इंडिया में देखते हैं बहुत सारे माइनॉरिटी हैं। जैसे माइनॉरिटी में कौन कौन है? सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो इनके राइट्स, इनके अधिकारों को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इनका अधिकार क्या हो सकता है? जैसे हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो भी नमाज पढ़ते हैं, मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक, मतलब रिलीजियस, कल्चरल जो उनके राइट्स हैं, जो उनके तरीका, उनके जो कल्चरल और जो रिलीजियस एक्टिविटी है, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से अलग होता है। तो अगर भारत एक मुस्लिम हिंदू बहुल राष्ट्र है, इंडिया इज व्हाट द हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, देन हिंदू इज नॉट गोइंग टू इम्पोज देयर कल्चर और देयर रिलीजन ऑन अदर्स। इंस्टीड those minority people having different religion than Hindu is need to be supported, need to be recognized। मतलब जो भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, तो अन्य जो माइनॉरिटी, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, उनके कल्चर और उनकी धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि हिंदू रीति रिवाज उन पे थोपा जाए। इसका कहने का मतलब ये है। और जो पांचवा प्रकृति है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहन, ये सबसे इम्पोर्टेंट नेचर है किसी भी क्लास डेमोक्रेसी का। वाई? बिकॉज अगर सरकार बोले कि मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुमत के आधार पर शासन कर रहा हूँ, मैं जनता की सहमति भी कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ऊपर है क्या? संविधान। तो सरकार संविधान के हिसाब से काम करेगा। संविधान में जो लिखी हुई चीजें उनके हिसाब से उनको एक्ट करना, ना कि
अपनी मर्जी से, आर्बिट्रारी से, मतलब अपने स्वायत्तता से नहीं, बल्कि संविधान में लिखित, संविधान में चल रहे चीजों के हिसाब से ही आपको चलना होगा। इस प्रकार आपने देख लिया कि व्हाट आर द नेचर ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी। You have seen that the government by consent, public accountability, majority rule, recognition of minority right, and the most important that is the constitutional government, संवैधानिक सरकार। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, शास्त्रीय लोकतंत्र की सिद्धांत की विशेषताएं। जो अभी मैंने अभी तक चर्चा किया उसी के अगर पॉइंट बारी बारी से देखा जाए तो वही लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं हैं। व्हाट द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, वेदर द नेचर and the number of things until now is nothing but the features of classical democracy, and you can see on the slide that those points can be enumerated, that can be seen। अभी तक जो भी मैंने चर्चा किया लोकतंत्र के बारे में, चाहे वो प्रकृति या उससे पहले जो बहुत सारी व्याख्याएं दी, वो क्या है, शास्त्रीय लोकतंत्र के सिद्धांत की विशेषता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो पहला क्या, इंडिविजुअल इज बेसिक एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिविजुअलिज्म इज द बेसिक थिंग, मतलब व्यक्तिवाद इसका मुख्य गुण है। अगला, इंडिविजुअल इज ऑटोनोमस, मीन्स व्यक्ति की स्वायत्तता और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से सुसज्जित। यहाँ पे आप देख रहेंगे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये जो सिद्धांत है जॉन लॉक ने दिया है। तो ये बहुत फेमस थ्योरी है जिसके आधार पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। मतलब राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जैसा कि इंडिया में ये नहीं है। शुरू में था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को भी नॉर्मल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार ये चीजें बदल सकती है। अगला जो फीचर्स है, अगला जो विशेषता है वो है क्या, व्यक्ति ही साध्य, इंडिविजुअल बीइंग द एंड। मीन्स व्हाट, राज्य इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को ध्यान में रखकर व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाना, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो व्यक्ति दिन रात काम करते रहे और राज्य सब कुछ है ना, बल्कि इंडिविजुअल इज एंड, मीन्स एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल, सब कुछ व्यक्ति पे केंद्रित है, ना कि राज्य पे। राज्य व्यक्ति के लिए, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। मीन्स व्हाट, स्टेट इज फॉर द इंडिविजुअल, नॉट द इंडिविजुअल इज फॉर द स्टेट। ओके, मीन्स व्यक्ति ही साध्य है। अगला जो फीचर है वो है सरकार सीमित है, मीन्स गवर्नमेंट इज लिमिटेड। इसका मतलब ये है नहीं कि सरकार हर चीज में घुस जाए, हमारा कल कारखाना रहेगा, हमारा सब कुछ रहेगा, इवन कैसे आपको रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना, इन सभी गतिविधियों में सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, वॉचडॉग के तरह काम करे, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट काम, मतलब देश की बाउंड्री का रक्षा करे, पुलिस व्यवस्था को दे, एक मतलब अच्छा वातावरण दे जिससे कि लोग शांति से जी पाए। मीन्स गवर्नमेंट इज only for what, providing the good condition, law and order situation, protecting the boundaries of the countries, nothing else. Means government has to work in a limited sense, in a restricted sense. सरकार को बिल्कुल सीमित क्षेत्र में ही काम करना, ना कि सभी क्षेत्रों में घुस जाना। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, विधि व्यवस्था को स्थापित करना, अपने राष्ट्रीय बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना इत्यादि। अगला जो फीचर है वो क्या है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर राज्य की शक्तियां इतनी ज्यादा हो जाए, इतना काम करने लगे कि इससे मनुष्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी और फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खतरे में आ जाए, ऐसा ना होना चाहिए। मीन्स स्टेट शुड वर्क लिमिटेड सो दैट इट कैन नॉट, मीन्स स्टेट्स पावर is not, should not endanger the individual liberties and freedom। अगला जो विशेषता है वो है क्या, कि मनुष्य और जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से, अपने इंटेंशन से, अपने डेलिबरेट इंटेंशन से स्टेट को बनाया है। मीन्स स्टेट इज आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल डेलिबरेट इंटेंशंस। मीन्स इंडिविजुअल डेलिबरेटली क्रिएटेड द स्टेट। अपनी मनुष्य, व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से, अपने
होश समझ बूझकर, जानबूझकर बोले या समझ बूझकर राज्य का निर्माण किया है। और अगला जो गुण है वो है क्या कि पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना लोग के पार्टिसिपेशन के, पब्लिक पार्टिसिपेशन के डेमोक्रेसी संभव ही नहीं। जैसा कि मैकफर्सन बोले हैं, सीबी मैकफर्सन, कि 17वीं और 18वीं शताब्दी तक का जो लोकतंत्र था वो सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र था। दैट वाज नॉट द रियल डेमोक्रेसी। वाई? क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन ही नहीं था। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द बेसिक फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मीन जन की भागीदारी जरूरी है शास्त्रीय लोकतंत्र को पनपने में, या उसके ये गुण है शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये संविधानवाद का वकालत करता है, संविधानवाद का वकालत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान पे ही पूरा सरकार चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि किसी आदमी का गुण होता है तो अवगुण भी होता है। इफ सम इंडिविजुअल इज हैविंग सम merit, then obviously it is also having demerit. So now I will talk on the demerits, criticism of the theory, classical theory, शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला, it is thoroughly normative। कहने का मतलब जैसा ये बातें बोल रहे, इतनी सिद्धांत भरी बातें कि ये सबको आगे लाना चाहता, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करती, कोई गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा, कमजोर हो, सब जाके पब्लिक ऑफिस के लिए कॉम्पीट कर सकता है, या बिल्कुल शासन संविधान के हिसाब से होगा। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई है, क्या वो वास्तविकता में ऐसा होता है? नहीं होता। जैसे स्वतंत्रता की बात की जाती है, राइट टू लाइफ की बात की जाती है, तो क्या राइट टू लाइफ इन रियलिटी संभव है? जो गरीब मर जा रहे हैं भूख से, या जो गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसके पास घर नहीं है, तो जब उनके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो किस काम का लोकतंत्र? कहने का मतलब ये है कि जो लिखे हुए शब्द हैं, जो डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन रियलिटी दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग। मीन्स द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज वेरी मच नॉर्मेटिव, इन रियलिटी इट्स lacking, it's not available, it's not existing। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लिखित रूप में ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छा है, बहुत नॉर्मेटिव, बहुत मूल्यों पे आधारित है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है क्या कि ये क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन हित समूह और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये नजरअंदाज करता है। जैसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और भी इसके आधार पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बट दिस थ्योरी गिव नो इम्पोर्टेंस टू सच ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ग्रुप। और अगले अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो आप बेंथम है, एक बेंथम थिंकर हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उनके सिद्धांत को यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है या यूटिलिटी थ्योरी बोला जाता है। उसके हिसाब से वो बात करते हैं कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या खुशी की बात करते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसको प्राप्त करने में लोकतांत्रिक देशों में बहुत सारी बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं, समाज में ऊंच नीच, इनइक्वालिटी, मेल फीमेल की, मेल है तो आप ये कर सकते हैं, फीमेल है तो ये नहीं कर सकते, आप अमीर हैं तो ये कर सकते हैं, गरीब हैं तो ये नहीं कर सकते। तो ये जो लोकतंत्र में इस तरह के जो डिफरेंसेज है, जो असमानताएं हैं, वो इस गोल को, कौन सा गोल को, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को प्राप्त करने में बाधक है। मीन्स this is nothing but a talk, utilitarian talk, that we can achieve the greatest happiness of the greatest number, but it's not possible. Why? Because it's not easily possible. Why? Because there are a number of impediments, number of obstructing elements in the society. It may be the caste, it may be the sex, or better to say gender,
इट मे बी inequality in the society. अगले अगर क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़े तो आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे समाजवादी, मार्क्सवादी, ऐसे भारत में बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, जो मतलब समाज में मौजूद जो अंतर है गरीब और अमीर का, वो बिना मार काट, बिना वायलेंस के इस अंतर को कम करना चाहता है। मार्क्सवादी वैसे हैं जो इस अंतर को कम करने के लिए वायलेंस, विपन, हथियार भी उठाने के लिए तैयार है। तो समाजवादियों और मार्क्सवादियों का जो लोकतंत्र है उसका एक अपना वर्जन है, एक अपना स्टाइल है, जो क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की व्यवस्था की बात करता है, जिससे क्या होगा कि ये सोशल और इकोनॉमिक एरिया में ये बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं, ऐसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं या थ्योरी देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में फैल जाएगा, ऐसी बात करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मौजूद क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे क्रिटिक करते हैं कि ये ऐसा नहीं कर पा रही, ये सोशल डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर पा रही, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर पा रही, इसलिए ये अपना वर्जन का डेमोक्रेसी देते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मीन्स द सोशलिस्ट and Marxists have given their own version of democracy, and that is what the political democracy. उन्होंने अपने हिसाब का, अपने वर्जन, अपने संस्करण का लोकतंत्र दिया है। कौन? समाजवादी और मार्क्सवादी। इसको वो पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। और जो अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म मार्क्सिस्ट का वो क्या है, वो जो भी राष्ट्र राज्य है और राज्य, और उसी को अगर मतलब क्लासिकल डेमोक्रेसी वाले जो राज्य हैं या इस सिद्धांत पर आधारित जो भी राज्य है, वो सिर्फ और सिर्फ बुर्जुआ के हितों की रक्षा के लिए, ये बुर्जुआ की व्यवस्था है। मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मार्क्सिस्ट, दिस स्टेट, or better to say this theory, the classical theory of democracy, is nothing but just to protect the bourgeois society or bourgeois system, nothing else. Okay, so इस प्रकार मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने क्लासिकल थ्योरी के सिद्धांतों को बताया, इसके प्रोपोनेंट्स, एडवोकेट्स के बारे में बताया, फिर इसके नेचर के बारे में बताया, फिर इसके मेरिट्स और बेटर टू से फीचर्स के बारे में बताया, और अभी मैंने आपको क्रिटिसिज्म के बारे में बताया। इस प्रकार मैंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। ओके।